15 अप्रैल 2022 आखिरी दिन है इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेने का। इसमें आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट नहीं लिया है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस न करें। 15 अप्रैल 2022 के बाद एंट्रीज बंद हो जाएंगी, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। इस कंपटीशन की सारी डिटेल्स के लिए मैंने ऊपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर वो वीडियो मिल जाएगी। काइंडली वॉच नाउ। दोस्तों, मेरे पीछे ये मोनालिसा की पेंटिंग आप देख सकते हो। इसको मैंने कई साल पहले बनाया था, करीब 4-5 साल हो चुके इस पेंटिंग को मैंने बनाया था। और इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, ऑयल्स के, टेक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वक्त की थी, बहुत टाइम लिया था। लेकिन एक बात आपको हमें शेयर करना चाहता हूँ, एक सीक्रेट आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इसको देखने में ये बहुत अच्छी है, लेकिन सीखने के लिए आप ऐसे फाइनल वर्क से बेस लेवल की चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वो चीज़ है जब हम फाइनल पीस की तरफ जाते हैं। लेकिन असली लर्निंग कहाँ पे हुई? डेली ड्राइंग, डेली स्केचिंग। क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने पैदा होते साथ सबसे पहले फोकस कर दी। पहले क्या फोकस किया? कई साल लगे स्केचिंग करते रहने में, ड्राइंग करते रहने में, फंडामेंटल लेवल पे काम करते रहने में, प्रिंसिपल्स को समझने में। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वैल्यूज़ को समझना कि डार्क लाइट क्या होता है, जो लाइट्स होती है उसको किस तरीके से देखा जाता है कि कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ शेडोज बन रही हैं, वॉल्यूम कैसे पाया जाता है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी आर्टवर्क के बेस को समझने की, वो एक्चुअल में हेल्प करती है हमें। तब हम लोग सोचते हैं कि हाँ, ये चीज़ समझ में आ रही है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लिया, अब हम उसको किसी आर्टवर्क में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फिर जाके वो आर्टवर्क में सारी चीज़ें मिलती हैं और एक वर्क निकल के सामने आता है। लेकिन लर्निंग कहाँ पे आती है? हमारे वर्क में। आज के लेसन में मैं आपको अपना स्केचबुक का एक पेज शेयर करूंगा। ओके, स्केचबुक का एक पेज शेयर करूंगा। एंड मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताना कि ये वाला लेसन या इस टाइप का लेसन आपको कैसा लगा। एक तो हम एक फिनिश्ड आर्टवर्क शेयर करते हैं, एक तो हम स्केचबुक टूर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों का मिश्रण करना चाह रहा हूँ कि आर्टवर्क भी शेयर करूँ प्लस स्केचबुक का शेयर करूँ। तो एक तरीके से वो स्केचबुक का टूर भी हो जाएगा, लेकिन स्केच होगा जो कि मैं बिहाइंड द सीन करता हूँ, कैमरा के बिहाइंड द सीन, जो चीज़ नॉर्मली यूट्यूब पे या कहीं पे शेयर नहीं होती, जहाँ पे हम रफली स्केच कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में। तो वो चीज़, उसका एक पेज में शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस तरीके के लेसन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में तो बताना ही, एंड लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो और ज़्यादा फैलेगी और जितने भी और लवर्स हैं, क्योंकि अगर आप आर्ट के लवर हो और आपको ये लेसन अच्छा लगता है, अच्छा लगे तभी लाइक करना, नहीं लगे तो डेफिनेटली मत करना लाइक। ओके, इट्स योर चॉइस। लेकिन अच्छा लगे तभी लाइक करना, और आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है बहुत सारे आर्ट लवर्स को भी अच्छा लगेगा। सो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेसन। सो डेली अपना स्केचबुक निकालो, पेंसिल पकड़ो या पेन पकड़ो एंड कुछ ना कुछ स्केच करो। यहाँ पे आज एक काऊ का स्केच मैं करने वाला हूँ। तो पहले मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइंस में अगर हम बनाएं तो वो कैसे दिखेगा। अब मैं आपको वो सब दिखा रहा हूँ जो मैं कैमरा के पीछे नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से रफली अपने आप को समझाता हूँ। तो ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइंस में इसको पहले देखा कि काऊ का जो बाहरी ढांचा है, ओके, सिंपल स्ट्रेट लाइन में हमने उसको पहले कन्वर्ट करके देखा कि कैसा लग रहा है। फिर मैंने ऊपर से उसको पेन से जो कर्व वगैरह हैं, कर्व्स हैं, उसको ऐड करके देखा। तो ये आपको नॉर्मल लाइफ में इस तरीके की चीज़ें करती रहनी है। पेन से करो, पेंसिल से करो, चारकोल से करो, कुछ भी, कोई भी टूल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई भी पेपर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है सबसे समझने वाली कि ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग अपने आप को समझा रहे होते हैं। जैसे मैथ का कोई प्रॉब्लम होता था स्कूल में तो हम साथ में एक रफ पेपर लेके बैठते थे कि इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड करेंगे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्केचबुक में क्या करते हैं ना, जो भी हमें स्टडी करना है उसको हम रफ वे में समझते हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी मैं स्टडी कर सकता हूँ कि दो बड़े बड़े बॉल हैं, ओके, चेहरे का बड़ा आकार एक बॉल की तरह है, जो सामने वाला फेस है वो बॉल की तरह है, बीच में जो गला है वो एक ट्रायंगल की तरह है, ओके। तो इस तरह के कर्व ऐड करके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, सर्कल,
स्क्वायर्स, ये सब चीज़ें ऐड कर करके भी मैं एक बार स्टडी कर सकता हूँ कि ये जो काऊ का स्केच हम बना रहे हैं उसकी बनावट कैसी है, उसको समझने के लिए। और यहाँ पे हम बहुत रफ तरीके करते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बहुत चीज़ें हम अपने आप को समझाने के लिए करते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिसको हम घूमते घूमते पूछते नहीं फिरते हैं दूसरों से कि हमने सही किया कि नहीं किया। ये रफ पेपर है, ओके। जैसे मैथ का मैंने एग्जांपल दिया कि प्लस माइनस करते हो तो फाइनल वर्क आपका दिखता है, लेकिन जो पीछे में रफ पेपर में जो कर रहे हो वो चीज़ थोड़ी किसी को दिखती है, लेकिन प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही होती है। तो ये रफ पेपर में हम लोग इस तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं पीछे। और जो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं ना, इन सब स्केचबुक्स में जो हम ये रफ काम करते हैं, वही फील, वही जो कहते हैं ना एफर्टलेस तरीका, एफर्टलेस कि देखने से लगे कि बहुत ही प्यार से बनाया है, हर लाइंस में खूबसूरती दिखती है, वो सब चीज़ें डेवलप होती हैं टाइम के साथ साथ। और वो सब तभी डेवलप होती हैं जब आप इस तरीके से रफ प्रैक्टिस करते रहते हो। तो मैंने थोड़ा सा रफ प्रैक्टिस किया, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली काऊ की ड्राइंग बना रहा हूँ। साथ में मैंने रेफरेंस इमेज भी ऐड किया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो इसको भी आप भी कर सकते हो। एंड आप देखो कि अब मैं जब इसको स्केच कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रेट लाइंस में नहीं बना रहा हूँ, ओके। वो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया समझने के लिए। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत बार कर चुका हूँ और मुझे आइडिया हो गया है कि स्ट्रेट लाइंस में सिंपल वे में किस तरीके से ड्राइंग की जाती है। अब मैं डायरेक्टली कर्व ऐड करके भी बना सकता हूँ। बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, आउटलाइंस बनाने की कोशिश करते हैं, बिना उसको समझे कि उसकी एंगल कैसी है, उसके प्रोपोर्शन कैसे, इसको बिना समझे सिर्फ बनाते जाते हैं, जिसके वजह से कभी भी उनका वर्क में और स्ट्रेंथ नहीं आता है, ओके। ये जो दो लाइंस होती है ना, स्ट्रेट लाइंस और कर्व, ये एक कुछ चीज़ों को दर्शाती हैं। जैसे स्ट्रेट लाइंस दर्शाते हैं स्ट्रेंथ को, मजबूती को, और कर्व जो होते हैं वो दर्शाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, ओके, लचीलापन को। तो ये दोनों मिलते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ड्राइंग बनती है। और ड्राइंग के बिना कोई भी पेंटिंग, कोई भी कलर, कोई काम के नहीं है, क्योंकि ड्राइंग ही सारे पेंटिंग्स को, सारी चीज़ों को एक बेस देती है। और इसलिए ड्राइंग को, स्केचिंग को समझना सबसे ज़्यादा मायने रखता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत हैचिंग वगैरह ऐड कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे परछाई आ रही है, कहाँ पे क्या आ रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि क्योंकि मैं फाइनल पेंटिंग नहीं बना रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ, फ्रीडम है मेरे पास कि मैं थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट चाहूँ तो कर सकता हूँ, टेस्ट कर करके देख सकता हूँ कि किसी को डार्क करना है या किसी को लाइट करना है क्या, पैर को थोड़ा और फ्लोइंग वे में बनाना है क्या, ये कुछ चीज़ें मैं ट्राई कर करके देख सकता हूँ। आप समझ रहे हो, इन सब चीज़ों को पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी और को कि हम ये करें कि नहीं करें। ये आप जब करोगे तो आपके पास पूरी फ्रीडम होगी गलतियां करने के लिए, टेस्ट करके देखने के लिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फ्लो में मैंने ये पैर बनाया तो ये कैसा फील दे रहा है। और ये जब आप बार बार डेली करते हो तो आपके हाथों में एक फ्लुएंसी आ जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ को आप देख के बना रहे हो उसको देखने में और आपके माइंड में उस इमेज को प्रोसेस होने में जो स्पीड रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ओके। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि जब आपकी स्पीड बढ़ती है और आप डिसीज़न लेना सीख जाते हो तो अलग अलग सिचुएशन में आप नई चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो। ये बिल्कुल ही ऐसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बनाने आते हैं, बहुत अच्छे से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा सुंदर कविताएँ लिख सकता है, ओके। कोई ऐसा पर्सन है जिसको ज़्यादा वर्ड्स ही नहीं पता है, ज़्यादा राइमिंग ही नहीं पता है और वो चाहता है कविता लिखना, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत उसी को करनी पड़ेगी। लेकिन जिसको सारे टूल्स, टेक्निक्स पता है, प्रिंसिपल्स पता है, वो बैठे बैठे, सोते सोते, नहाते नहाते भी लाइंस बनाता रहेगा, लिखता रहेगा और उसकी क्रिएटिविटी उसका साथ देती रहेगी। तो इसलिए ये चीज़ें जो हम करते हैं बिहाइंड द सीन स्केचबुक में, वो एक तरीके का रियाज़ है, एक रिहर्सल है जो हम डेली कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि ऐसा करके देखें क्या, वैसा करके देखें क्या। और ये जो चीज़ हम इस पेपर पे निकालेंगे वो चीज़ हमारे फाइनल पेंटिंग में उतनी ही खूबसूरती के साथ, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ निकल के सामने आएगी। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ गलती करते हुए बिगिनर्स को, कि उनकी आंखें ट्रेन नहीं हो रही होती हैं कि वो देख सकें कि एक कहते हैं जो मास्टर वर्क में और एक स्टूडेंट के वर्क में फ़र्क क्या है।
वो देख नहीं पाते हैं। और इसका सबसे मेन कारण यही है कि वो इस तरीके की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डूबे नहीं हैं, जिसके वजह से उनको हर लाइंस की जो बनावट है, लाइंस की फ्लुएंसी क्या है, रिदम क्या है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा मैं ये सारी बातें अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे, टेंशन हो जाए कि यार इतना क्या क्या बोल रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सिंपल समझो कि आपको डेली एक रफ़ कॉपी मेंटेन करके रखनी है, एक स्केचबुक मेंटेन करके रखना है, जिसमें आप अपना जो भी सब्जेक्ट मैटर आपको अच्छा लगता है उसको उठाओ और स्केच करो। ओके, पेन से करो, पेंसिल से करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केच करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को सिखाने के लिए। ये लाइन प्लीज़ लिख लो। ये लाइन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को समझना, क्योंकि आजकल लोग स्केच भी करते हैं तो इतनी सफाई और इतनी सुंदरता और धीरे धीरे डिटेल्स ऐड कर करके करते हैं जैसे वही उनका फाइनल पीस हो। स्केच फाइनल आर्टवर्क नहीं होता है। ओके, हाँ, कर करके जब हम स्केच में मास्टरी ले आते हैं तो हमारा स्केच इतना सुंदर दिखने लग जाता है कि वो फाइनल पीस में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शुरू से हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि इसको इतना धीरे धीरे और प्यार प्यार से एक एक लाइन को डिटेल्स दे दे के बनाएं। उससे सुंदर भी नहीं दिखता और उससे आप अपने आप को सिखाते भी नहीं हो, आप बस दूसरों को दिखाने के हिसाब से काम करते हो। ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है अभी के टाइम में सोसाइटी में। जितने भी नए स्टूडेंट्स, आर्ट के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये चीज़ें जब तक नहीं सुधरेगी तब तक मुश्किल है किसी भी स्टूडेंट का आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली जा पाना। हमें उठना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। ओके, हमें उठना पड़ेगा। हम पेपर लेके बैठते हैं, रफ पेपर लेके बैठते हैं, आपके रिहर्सल के लिए चीज़ें चल रही है वहाँ पे, आपकी प्रैक्टिस के लिए चल रही हैं। और इसलिए मैं ये सारे लेसन्स इतने ज़्यादा बना रहा हूँ आजकल और इतने ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि नई पीढ़ी यानी कि जो यंग जनरेशन है ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये चीज़ मेरे साथ खुद के साथ प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस करता था, और जिसके बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे, ट्रेनिंग्स पे, हर जगह पे मैं अपने शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। और मैं भी डिटेल्स में और इन सब चीज़ों पे घुसा रहता था क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझे बताया, समझाया, तो मैंने डिसाइड किया कि स्केचेस के ऊपर और ड्राइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। और तब से लेके अब तक वो जर्नी चल रही और आगे भी चलती रहेगी। तो मेरा ये उद्देश्य बन गया है कि और भी जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट, आर्ट के स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको ये बताना कि यार दिखावे पे मत घुसो ज़्यादा, फोकस करो बेस को मजबूत करने में। ओके, आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो आपके पास ट्रिमेंडस तरीके होंगे अपने आप को एक्सपेरिमेंट, अपने आप को शो करने के, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के। हज़ारों लाखों तरीके हो जाते हैं आपके हाथ में। आपके पास कंट्रोल रहता है अपने टूल को समझाने का, उससे कुछ बना के दिखाने का। लेकिन ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अभी देखो, मैं स्केच कर रहा हूँ तो ये जो लाइंस में ऐड कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रोक्स में ऐड कर रहा हूँ, ये कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है कि हम, अब देखो लोग, अब क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं उनको लगता है कि ये जो हैचिंग है उसको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। हैचिंग सीखना ज़रूरी नहीं है, वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है, वॉल्यूम को समझना ज़रूरी है, वो प्रिंसिपल है। वॉल्यूम समझना, वैल्यूज समझना प्रिंसिपल है। हैचिंग सीखना टेक्निक है। प्रिंसिपल और टेक्निक में फ़र्क होता है। प्रिंसिपल वो चीज़ें हैं जो उसके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर लाइट गिर रही है आसमान से और धरती पे पड़ रही है तो वहाँ पे लाइट दिखेगा। किसी पत्थर पे पड़ रही तो पत्थर के पीछे परछाई आएगी ही, वो कुदरत है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स हैं। और टेक्निक्स हो गया, ये जो हैचिंग में कर रहा हूँ ये टेक्निक्स है। टेक्निक्स आते हैं बाद में। जब हम प्रिंसिपल्स को समझते हैं तभी हम टेक्निक्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं हैचिंग सीख गया लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डार्क और लाइट क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, अगर ये मुझे नहीं पता तो हैचिंग में पेपर में अच्छा कर लूँगा लेकिन किसी चीज़ के ऊपर नहीं कर पाऊंगा। जैसे ये गाय के ऊपर मैं हैचिंग कर रहा हूँ तो वो नहीं कर पाऊंगा। किसी के चेहरे पे हैचिंग कर रहा हूँ तो वो नहीं कर पाऊंगा। कहीं पे किसी सीन में या किसी आर्टवर्क में हैचिंग कर रहा हूँ तो वो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, खाली पेपर में पेन रगड़ सकता हूँ, मैं खाली पेपर में पेंसिल रगड़ सकता हूँ, पर जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहीं पे उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये हो गया टेक्निक। टेक्निक प्रिंसिपल के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या हो गया कि किस चीज़ को कहाँ लाइट आ रही है, क्या डार्क दिख रहा है, ड्राइंग सही है कि नहीं, वॉल्यूम सही है कि नहीं, इस चीज़ की बनावट सही है कि नहीं। तो वो चीज़ अगर समझ में आ गई तो हैचिंग हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं और वो तब भी अच्छा लगेगा।
समझ रहे हो? इन दोनों का फ़र्क जिस दिन आप समझ गए, आपके लिए आर्ट बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत ही ईजीली चीज़ों को सीखने के बाद अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप डेली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो बिना किसी की मदद के। इस बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सब। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आर्ट के टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इनिशियल लेवल पे, बेस लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को सीख लिया, उसके बाद आप खुद सीख सकते हो। ओके, एक लेवल पे हमें लोग चाहिए सीखने के लिए, एक लेवल पे पहुंचाने के लिए हमें गुरु चाहिए होते हैं, एक लेवल पे पहुंचाने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपने आप भी दिमाग लगाते हैं। और उसके बाद जब वो स्टेज पार हो जाता है ना, जैसे अगर आपको स्कूल में आपको पढ़ा दिया गया कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, इनटू डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैथ में कैसे करते हैं, तो बाकी ज़िंदगी आप और थोड़ा डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्लस माइनस बच्चा कर लेता है क्योंकि उसको बेस पता चल गया है। वैसे ही आर्ट में एक बार बेस आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद आप खुद ब खुद प्रैक्टिस कर करके इस फील्ड में आ चले जाते हो, अंदर चले जाते हो, ग्रो कर लेते हो। तो जब तक इन बातों को आर्ट के स्टूडेंट्स जो आज इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो नहीं समझेंगे, तब तक वो स्ट्रगल करते रहेंगे। इसलिए ये सारे पॉइंट समझना ज़रूरी। देखो अभी मैं हैचिंग कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरी हैचिंग कितनी सुंदर हो रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस गाय के ऊपर, इस काव के ऊपर जो लाइट आ रही है और जो शेडोज़ बन रही हैं वो सही से बन रही हैं कि नहीं बन रही है। और वॉल्यूम देने की अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये गाय, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि लगे कि हाँ इस चीज़ के अंदर एक मास है, इसका एक वज़न है। ओके, एक सर्कल हो गया फ्लैट और एक स्पीयर हो गया वॉल्यूम। तो स्पीयर कैसा होता है, उसमें एक थ्री डायमेंशनलिटी होती है, उसका एक थर्ड डायमेंशन भी होता है। तो वो चीज़ दिखाने के लिए हमें वॉल्यूम को समझना पड़ता है। अब ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ इन सब को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बच्चे जादू सीखते हैं, या कोई बच्चा कराटे सीख रहा है, या कोई बच्चा कुछ और सीख रहा है, तो एक ना रिहर्सल रूम होता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है, जादू को अपने किसी सब्जेक्ट में आजमा के देख रहा होता है। ओके, किसी छोटी सी चीज़ को गायब करके देखता है, फिर वो धीरे धीरे अपना जादू को प्रैक्टिस करता है। तो ये जो भी आर्ट के प्रिंसिपल्स आप सीखते हैं उसको सबसे अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की जगह होती है स्केचिंग। और स्केचिंग में ना तो कोई टूल की ज़रूरत है, ना महंगे पेपर चाहिए, ना महंगा कुछ और चाहिए, आप रफली करो। यहाँ पे गाय की पैर की प्रैक्टिस में थोड़ी सी कर रहा हूँ कि गाय का पैर का बनावट कैसा है, तो उसकी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको रफली बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ कि कैसे हम जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती उसको हम प्रैक्टिस कर करके ठीक करते हैं। जैसे यहाँ पे एक और गाय का फेस बना के मैं देख रहा हूँ जो कि फ्रंट व्यू में है। मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बना के देखूँ तो कैसा फील हो रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस हमारी चलती रहनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी दिन पेंटिंग आप एक निकाल के बैठ गए बड़ी सी और एक हफ्ते एक महीने तक उस पेंटिंग को किए जा रहे हो, वो कभी कभी करो, लेकिन डेली स्केचिंग करो, क्योंकि यहीं पे आप अपने आप को सुधारोगे, अपनी तलवार को धार करोगे, तभी जंग में लड़ने के लायक बनोगे। अगर आप सिर्फ जंग लड़ते रहोगे और अपने हथियार को मजबूत नहीं करोगे तो सिर्फ जंग हारने की तैयारी आप कर रहे हो। ओके, एक स्टेटमेंट था जब हम स्कूल में थे, बिजनेस के बारे में एक स्टडीज़ करते थे, तो कि व्हेन वी फेल टू प्लान वी आर प्लानिंग टू फेल। ओके, अगर हम प्लान बनाना भूल जाते हैं, प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ फेल होने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे हो स्केच करने में, अगर आपको चीज़ों को समझने में अपना समय नहीं दे रहे हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सीखने में, समझने में अपनी एनर्जी का, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट बेकार की जगहों पे कर रहे हो, अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो और इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हो जो आपको बिहाइंड द सीन आपके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, तो वो चीज़ें आपकी पेंटिंग में झलकेगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। इसीलिए देखना कि स्केच देख के समझ में आ जाता है कि ये आर्टिस्ट की पेंटिंग्स कितनी अच्छी होगी, और पेंटिंग्स देख के समझ में आ जाता है कि इस आर्टिस्ट ने स्केचिंग प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है। तो ये बहुत ही इजीली किसी का भी स्केच शो कर सकता है कि आर्टिस्ट की मजबूती कितनी है उसके आर्ट वर्क में। तो ये रफ वे है, देख सकते हो आप मेरा एक पेपर स्केच का कि मैं कैसे कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अगर आपको अभी तक कंपटीशन के बारे में कोई डिटेल्स पता नहीं है तो इस वीडियो को देख लेना, ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एंड आई एम सो मच हैप्पी कि इतने सारे आप में से आर्ट लवर्स ऑलरेडी पार्टिसिपेशन करवा चुके हैं अपना। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे
कि इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट शेयर किया है जिसके थ्रू आपको टाइमली अपडेट आपकी ईमेल पे रेगुलरली आती रहे। तो एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो इसको आप देख लो, सिर्फ 4 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। जो भी अपडेट्स होते हैं कॉम्पिटिशन्स के या फिर जो भी मैं सेशंस करता हूँ, आपको सही समय पे पता चलेगा और आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। ओके, जस्ट गिव मी योर 4 मिनट्स एंड इस टेक्निकल चीज़ को एक बार देख लो, उसके बाद आपकी वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। एंड यस ये वाला चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बताना सो दैट मुझे पता चले कि आप ऐसे लेसन चाहते हो या नहीं चाहते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तभी प्लीज़ लाइक करना सो दैट और भी आर्ट लवर्स तक के सेशंस पहुंच सके। टेक केयर, कीप क्रिएटिंग एंड लव यू ऑल।